नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई वापस आ गए हैं। एक हफ्ते से उनकी तलाश जारी थी कि इतना बड़ा संकट ईरान के ऊपर आया है, आखिर सुप्रीम लीडर कहाँ हैं? अक्सर हम देखते हैं ट्विटर के जरिए उनकी मौजूदगी जाहिर होती है, जो भी बयान उनको देना होता है वो ट्विटर पे आते हैं। जाहिर है अपनी मीडिया को भी संबोधित करते होंगे, लेकिन ईरान से लेकर यहाँ तक खासकर वेस्टर्न मीडिया के जरिए जब ये पूरी बातचीत यहाँ तक पहुँचती है, कम्युनिकेशन देर हो चुकी होती है। खामेनेई साहब ने जो कहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। बेहद चौंकाने वाला बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने ये कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स को ये पता था, वो इसीलिए जंग में घुसा, क्योंकि अगर वो नहीं जंग में कूदता तो इज़राइल को पूरी तरीके से इज़राइल तबाह हो जाता। ये एक शब्द, एक लाइन मैं कहूँगी, ये उन्होंने खासकर अपने ट्विटर पर लिखा है इस लाइन को। इसके अलावा भी उन्होंने एक Venezuelan टेलीवाइज एड्रेस who अपना जारी किया है, उसके were बारे में भी हम truly बातचीत करेंगे। लेकिन मुख्य बिंदु valuable अगर हम news. देखें ट्विटर के ज़रिए जो पता चल रहे हैं, उसमें ख़ासकर जो मैं आप पे गौर करना चाहूँगी इन पर, उन्होंने ये भी कहा है कि जो ज़ायनिस्ट रिजीम है, उसको इस्लामिक रिपब्लिक ने तबाह कर दिया है और क्रश कर दिया है इस्लामिक रिपब्लिक ने, ये उन्होंने ख़ास बयान दिया है। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका का बार-बार नाम ले रहे हैं। उनके बयान में जो सबसे ख़ास बात है, अगर आप ये देखिए स्क्रीन पर, तो वो यूएस के मुँह पर ये कह रहे हैं कि यूएस के फेस पे ये स्लैप है, यूएस के ऊपर ये चैलेंज है। और उन्होंने जो कतर में जो हमला किया ईरान के ज़रिए, जिसके बाद सीज़ फायर का ऐलान हुआ, उसका भी इसमें ज़िक्र किया है। अब इस बयान के बाद जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम उभर कर आ रहा है वो ये कि तेहरान की सड़कों पर हम जश्न देख रहे हैं कि देखिए इज़राइल को और अमेरिका को, दो बड़ी दुनिया की ताकतों को ईरान ने हरा दिया है। इसको लेकर पूरा जश्न हम देख रहे हैं। ख़ासकर जो यहाँ हमने देखा, जो भारत में ईरान की एम्बेसी है, उसने बाकायदा वीडियोज़ ट्वीट किए हैं। और दूसरी खबर जो हम जिस पर मैं ख़ासकर गौर करना चाहती हूँ और ख़ास मेहमान को अपने साथ में जोड़ लेती हूँ, सैयद आकिफ़ ज़ैदी इस वक्त सीधे ईरान से हमारे साथ वहाँ पर जुड़ रहे हैं और हैं भारतीय, लेकिन ईरान में वहाँ पर रिसर्च स्कॉलर हैं इस वक्त। अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ईरान में भारत में पढ़ाई कर चुके हैं, आईआईएम बेंगलोर में भी वो पढ़ चुके हैं और मुंबई से उनका ताल्लुक़ है। साथ साथ जो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस है, यानी इस्लामिक कानून एक तरह से हम कह सकते हैं वो, और इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी, भारत की जो हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री, इस सब पर वो एक तरह से मैं कहूँगी महारत उनको हासिल है। उनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है ख़ासकर, उसकी दिशा और दशा अब क्या होगी? क्या ईरान अब वाक़ई न्यूक्लियर वेपन्स बनाएगा? क्योंकि बार-बार जो बात ख़ासकर पश्चिमी नहीं, बल्कि हमारे भी खित्ते में लोग कह रहे हैं वो ये कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होता तो शायद ये हमला नहीं होता, क्योंकि यही बात बाकी अन्य देशों के लिए भी कही जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण बात मैं सवाल उनसे पूछूंगी, और साथ ही एक और ख़ास सवाल वो ये कि जो यूएस का हमला है उसमें कितना नुकसान पहुंचा ईरान को। आकिफ़ ज़ैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो खामेनेई साहब का, अयातुल्ला खामेनेई का जो ये बयान अभी आया है कि यूएस इसलिए कूदा जंग में चूँकि उसे पता था कि इज़राइल तबाह हो जाएगा, एक हफ्ते से वो गायब थे, अचानक ये बयान आया, क्या मायने हैं? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे इस गुफ्तगू में दावत देने का। और गुफ्तगू हम अपनी बातचीत यहीं से शुरू करते हैं कि आयतुल्ला ख़ामेनेई का जो अभी ये ताज़ा बयान आया है, जैसे कि आपने भी उसी की तरफ इशारा किया। इस बयान में उन्हीं ने 3 चीज़ों की मुबारकबाद दी है ईरानी अवाम और पब्लिक को। सबसे पहली मुबारकबाद इस बात की दी है कि ईरानी अवाम ने, ईरान के देश ने इस सहयूनी यानी ज़ायनिस्ट एंटिटी को, यानी इसराइल को तकरीबन, ये उनके अल्फाज हैं कि तकरीबन इसको चकनाचूर कर दिया, तकरीबन ख़त्म कर दिया। और इसी वजह से अमेरिका को इसमें फिर बराह रास्त एंटर होना पड़ा। और दूसरी मुबारकबाद इसी सिलसिले में है, वो कहते हैं कि अमेरिका को भी हमने शिकस्त दी। वो कहते हैं कि अमेरिका के लोग, अमेरिका के सदर वगैरह, प्रेसिडेंट, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो 3 परमाणु जो केंद्र थे, जो असैनिक परमाणु केंद्र पर अमेरिका ने हमला किया, उसको उसकी हकीकत से बढ़ा चढ़ा कर ज़्यादा कुछ बताएं, जबकि हमला हुआ लेकिन उतना बड़ा नहीं था जितना वो बता रहे हैं। और दूसरी बात, जो ईरान ने पलटवार किया अल उदैद एयरबेस कतर में, यानी इस पूरे पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण जो एयरबेस और फ़ौजी अड्डा है, उस पर जो हमला किया, अमेरिका कोशिश कर रही है उसको यूँ दिखाने की कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, जबकि उन्होंने इस पर तवज्जो दिलवाई है कि ये एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश हो गया है अब इस हमले के बाद से। यानी अमेरिका ने, ईरान ने, माफ़ी चाहता हूँ, इस हमले, इस पलटवार के ज़रिए ये संदेश पूरी दुनिया को दे दिया है कि वो जब चाहे, जिस वक्त चाहे, अमेरिका के किसी भी बड़े से बड़े
फौजी या दूसरे किसी स्ट्रेटेजिक बेस या एसेट पर हमला कर सकता है, यानी उसकी मर्जी है कि कब वो अमेरिका के एसेट्स पर हमला करे। इसको नहीं देखा जाएगा कि अल उदैद में कितने लोग मरे या नहीं मरे, इसकी अहमियत कम है, बल्कि ये न्यू नॉर्मल का इस्टेब्लिश हो जाना ये महत्वपूर्ण है। तीसरी लेकिन वो चीज़ जिसकी जी हाँ, जी ज़रूर अपनी बात कहिए, फिर मैं सवाल पूछती हूँ। जी। जी हाँ, मैं मेरी 2 बातें हैं कि मैं उनको पूरा कर लूँ। तीसरी चीज़ जिसकी उन्होंने मुबारकबाद दी ईरान की पब्लिक को, वो उनकी गैर मामूली किस्म की उनकी नेशनल यूनिटी और कौमी एकता को जो इस दिन में कायम हुई है, और ये आगे भी कायम रहेगी, उनका ऐसा कहना है। आखिरी बात जो उनके पैगाम में है, जो अपने आप में तकरीबन आधा पैगाम इसी के बारे में है, इन 3 मुबारकबाद के बाद, उसमें कहते हैं कि इस झड़प में अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक अपने मुख्तलिफ पैगामात में से एक जगह ये कह दिया कि हम ईरान से एक ही चीज़ चाहते हैं, और वो है मुकम्मल समर्पण और सरेंडर हम चाहते हैं। कहते हैं इस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ने सच्चाई को आखिर अपनी ज़बान पर या अपने मैसेजेस या ट्रूथ सोशल पर जारी कर दिया। हकीकत यही है, चाहे वो परमाणु की बात, हथियार की बात हो, चाहे वो कोई भी दूसरा इशू हो, ह्यूमन राइट्स का हो, कुछ भी हो, ये सब बहाना है। दर हकीकत एक ही मकसद पहले दिन से रहा, यानी 1979 से आज तक एक ही मकसद है कि ईरान पूरी तरह से सरेंडर हो जाए और समर्पण करे, जबकि ईरान की अपनी जो इज्जत है, उसका जो आत्मसम्मान है, और उसके इतना पुरानी संस्कृति और सभ्यता और तारीख़ है, वो कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं दे सकती कि अमेरिका जैसे, जो कहा जाएगा चंद दिन के एक छोटे से मुल्क, जिसकी अभी तारीख कुछ भी नहीं है, ये उनके अल्फाज हैं, उसकी तहजीब और तमद्दुन कुछ नहीं है ईरान के आगे, उसके सामने कभी भी झुके। जी हाँ, आकिब साहब, ये हैरानी की बात है, और मैं खासकर दर्शकों को ये भी बताऊंगी क्योंकि हमें ईरान की तरफ से सुनने को बहुत कम मिलता है। वेस्टर्न मीडिया के ज़रिए हम ज़्यादातर वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोप, या इस केस में हम इजराइल का भी जिक्र करेंगे, उनका हम पक्ष ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो हम आपका पक्ष हम एक तरह से ईरानी सरकार, समाज और वहाँ का जो एक तरह से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उसके पक्ष के तौर पर हम देखेंगे आपकी आवाज़ को, आपके इस बयान को। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो खासकर कतर के बेस की बात हो रही है, थोड़ा-सा मुझे हैरानी होती है कि वो ये कह रहे हैं कि देखिए हमने उनके मुँह पे तमाचा मारा, और किस तरह से आपने ये भी कहा है कि हमारे लिए ये न्यू नॉर्मल है कि हम जब चाहेंगे हमला कर देंगे। लेकिन अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का बयान पढ़ें जो उन्होंने ट्रूथ सोशल पे पब्लिश किया इस हमले के बाद, वो बड़ी फ्रेंडली फायर जैसा बयान है, जिसमें वो कह रहे हैं कि भाई देखिए हमने उनके ऊपर हमला किया, उन्होंने हमारे बेस पे हमला कर दिया, पहले उन्होंने कतर को बता दिया था, सब कुछ इसमें एक ऐसा लगता है तयशुदा था। बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई गुड़िया गुड्डे का ये खेल हुआ कि आपने हमला कर लिया, हमने हमला कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया, हमने पहले बता दिया, किसी की भी हत्या नहीं हुई, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये कहना और एक तरफ ये बयान, ये अपने आप में बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है। जी, आपने सही कहा। मेरी भी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ के क्योंकि मुझे भी अंदाज़ा है कि यहाँ के इस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की सोसाइटी की आवाज़ यहाँ आसानी से इंडिया में, हिंदुस्तान में भी नहीं पहुँच पाती, तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं उनकी तर्जुमानी करूँ इस सिलसिले में। तो इस हमले के बारे में वो जो ये कहा जा रहा है, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति के जो मुख्तलिफ बयानात होते हैं, हम सब अब देख चुके हैं कि उसको हमें बहुत ही सोच समझ के उनको परखना पड़ेगा कि उनकी बातें, उसमें शोमैनशिप, उसमें दिखावा और उसमें तज़ाद और कॉन्ट्रडिक्शन का जो मसला है वो काफ़ी सीरियस मसला है। लेकिन मैं इसकी हकीकत कि ये क्या डैमेजिंग था या नहीं था, इसके लिए मैं सिर्फ इसी बात पर मैं इत्तिफा करूँगा कि कतर के फ़ॉरेन मिनिस्टर का ये बयान आया है। कतर के फ़ॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि जब कतर में अल उदैद अमेरिकन एयरबेस पर ईरान ने पलटवार का हमला किया, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कतर के बादशाह से राब्ता किया और उनसे ये गुजारिश की और दरख्वास्त की कि आप हमारी तरफ से तेहरान को ये पैगाम दें कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, हम जंग रोकना चाहते हैं। इससे खुद ये कि पहल किसने की और किस वक्त की, इससे हमें अंदाज़ा हो सकता है कि ये अल उदैद एयरबेस पर जो हमला हुआ ये कितना घातक था। देखिए, जब आप सुपर पावर होने का दावा जो कर रहा है देश अमेरिका, उससे आप मुकाबला कर रहे हैं, सुपर पावर का पावर इस पर नहीं टिका हुआ है कि वो किससे जाके लड़े और किससे मुकाबला करे। सुपर पावर की हैबत और उसका टेरर इस पर निर्भर है कि कोई आंख में आंख डाल के उसे देख भी नहीं सकता। 1940 दिसंबर 1940 में
जापान ने पर्ल हार्बर में हमला किया था, उसके बाद से लेकर आज तक कोई भी ऐसा देश आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा जिसने खुलकर कहकर ऐलान करके अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला किया है, सिवाय ईरान के। एक हमला जनवरी 2020 में था, जब जनरल कासिम सुलेमानी को की शहादत की गई थी, शहीद किया गया था। और दूसरा ये हमला हमने अभी 2 दिन पहले देखा अल उदैद एयरबेस पर। तो जी जो इन मैटर्स को स्ट्रेटेजिक अंदाज से देखते हैं, दृष्टिकोण से देखते हैं, वो इसकी अहमियत से बखूबी वाकिफ हैं। मैं समझ गई आपकी बात। आप ये कह रहे हैं सीरियसली नहीं लेना चाहिए, हालाँकि ये तो ख़ैर नामुमकिन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो कह रहे हैं, वो ज़रूर हल्के-फुल्के अंदाज़ में चीज़ों को कहते हैं, लेकिन गंभीरता से तो लेना पड़ेगा आकिब साहब। अगला सवाल मेरा ये है, जिसमें फिर मुझे कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रहा है कि एक तरफ ईरान ये कहता आया है कि भई हमें बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, दूसरी तरफ मैं ये भी देख रही थी वेस्टर्न मीडिया में भी सिर्फ़ ईरान की ही पक्ष की बात नहीं है। अभी बीबीसी की ये रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी, जो उनके यूएस पार्टनर है सीबीएस, उसके ज़रिए छपी है, जिसमें पता चलता है कि जो पेंटागन की जो इंटेलिजेंस है वो ये बताती है कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट आ रही है। अल जज़ीरा को ये इंटरव्यू दिया है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बग़ई, उन्होंने बोला है कि हमारे न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं वो बैडली डैमेज शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो नुकसान पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, ईरान का पक्ष है क्या आखिर? जी, ईरान ने जैसे ही ये हमला हुआ, फ़ौरन उसने ये अनाउंस किया कि ये हमला हुआ है, 3 साइट्स पर हमला हुआ है और 3 साइट पर हिट भी हुआ है। तो कभी भी ईरान का ये पक्ष नहीं रहा कि इन पर हमला नहीं हुआ या निशाना चूक गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इन टारगेट्स, इन ये असैनिक जो एटमी ये केंद्र थे, इन तीनों पर हमला हुआ है। इसमें डैमेज की जो इन्फॉर्मेशन ईरानी मीडिया और ईरानी ऑफिशियल पोजीशन के तौर पर यहाँ पर मैं स्टेटमेंट्स देख रहा हूँ, तो वो ये है कि डैमेज ऐसा है कि चंद महीनों में इसको रिकवर किया जा सकता है। तो डैमेज हुआ है, लेकिन डैमेज इतना नहीं है जितना अमेरिका के प्रेसिडेंट बता रहे हैं। जबकि खुद पेंटागन, जो आप न्यूज़ के इशारा कर रही हैं कि जो अमेरिका से ही आ रही है कि कोई ख़ास डैमेज नहीं हुआ है, ये दर हकीकत ये पेंटागन के अंदर की रिपोर्ट है कि जो ख़ास तौर पर CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह ने जब पब्लिश की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है उनको काफ़ी टारगेट कर रहे हैं अपने लेकिन ये मैसेज। भी कहा गया कि भई किसी दीवाने ने, किसी जूनियर आदमी ने रिलीज़ कर दिया है, ये अमेरिका का सरकारी पक्ष नहीं है। ईरान इसको किस तरह से देख रहा है? जी, लेकिन अगर आप वो जाके स्टेटमेंट्स को देखें भी, कोई भी वो डिनाई नहीं कर रहा है इस कि ऐसी रिपोर्ट है। इसके रिलीज़ होने पर एतराज़ हो रहा है या इस पर नाराज़गी जताई जा रही है, न इसके कंटेंट को किसी ने अभी डायरेक्टली डिनाई अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट में उस तरह से नहीं किया है। और अब ये इसीलिए मुझे CNN। बताइए, ईरान का अब इरादा क्या है? एक बार ये एक कानूनी एक तरह से एक पक्ष है जिसको कहा जाता है डबल जेopardy, यानी कानून की भाषा में देखें कि एक ऐसे जुर्म की आपको सज़ा दी गई जो जुर्म आपने किया नहीं था, तो क्या जब आप जेल से बाहर आएँ, तो क्या उस जुर्म को आप अंजाम दे सकते हैं? यानी कि अगर किसी की हत्या की मैंने नहीं की और उस हत्या के जुर्म में मुझे गलत तरीके से जेल की सज़ा हुई, वापस आके क्या मैं उस व्यक्ति की हत्या कर सकती हूँ? क्या ये मुझे हक है? ईरान के मामले में उसे न्यूक्लियर वेपन्स रखने की सज़ा मिली, जो न्यूक्लियर वेपन्स उसके पास नहीं थे। तो क्या ईरान अब ये कोशिश करेगा कि वो न्यूक्लियर हथियार उन्हें अपनाए, उनको पाने की कोशिश करे? क्या रणनीति है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। और जैसे कि दर्शक आपके जानते हैं कि ईरान जो है वो NPT ट्रीटी का जो है एक सिग्नेटरी है और उसका एक रुकन है, तो उसके तहत उसको ये हक हासिल है कि वो असैनिक तौर पर जितना चाहे यूरेनियम इनरिचमेंट करे, उससे बिजली का उत्पादन करे वगैरह, जो भी उसको काम करने हैं। और ईरान इस बारे में अपने उसका इरादा बहुत मजबूत है कि इस हक से वो कभी पीछे नहीं हटेगा। इसी तरह से ईरान का अब तक बहुत मजबूत इरादा रहा है कि उसको चाहे जितना भी डराने की कोशिश की जाए, जितना भी उसे सताया जाए, वो एटमी हथियार नहीं पैदा करेगा और NPT से एग्जिट नहीं करेगा। जबकि NPT से एग्जिट करना भी हर मुल्क का हक है। NPT ट्रीटी के अंदर खुद ऐसे क्लॉजेस मौजूद हैं जो हर देश को इस बात का हक देते हैं कि वो उसको छोड़ दे। मेरा ये अंदाज़ा और अनुमान है वो ये है कि ईरान इस सब के बावजूद भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा और उसकी चंद वजूहात हैं, मैं बहुत तेज़ी से आपके सामने उनको बयान कर देता हूँ। लेकिन पहली उससे पहले दर्शकों को, जी हाँ, लेकिन आकिब साहब, उससे पहले दर्शकों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने भी ये बोला है, IAEA के लिए ईरान ने ये बोला है कि उसके साथ अब हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। जी हाँ, वो भी नहीं करेंगे। वो और उसके उस सिलसिले में मैं बस जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, लावरोव साहब,
उनके बयान को मैं जो मीडिया में है आप भी देख सकते हैं, आपके दर्शक भी उसे देख सकते हैं कि जब अब IAEA के डायरेक्टर ने कहा कि ये कहाँ था वो सारा वो जौहरी मवाद, वो रेडियो एक्टिव मटीरियल जो इन 3 सेंटर्स पर होना था लेकिन नहीं था, अब वो कहाँ गया है, हमें पता चलना चाहिए, ईरान की जिम्मेदारी है कि हमें बताए। तो उस पर लावरोव साहब का बयान मीडिया में है कि उन्हीं ने डायरेक्ट खिताब किया है IAEA के डायरेक्टर को और कहा है उनसे कि लगता है आप इसलिए ये जानना चाहते हैं कि दोबारा आप वेस्टर्न पावर्स के लिए जासूसी कर कर उनको बताएं कि ये कहाँ रखा हुआ है ताकि अगला हमला हो सके। तो लावरोव साहब के इस बयान से खुद ईरानी इस्टेब्लिशमेंट की भी इस सिलसिले में नज़र वाज़े है। ईरानी इस्टेब्लिशमेंट IAEA को इसमें मुलव्विस देखती है, कसूरवार देखती है इस हमले में, क्योंकि उसका 2 चीज़ों की वजह से। एक तो ये कि उसका मानना है कि लॉन्ग टर्म में उसने जासूसी की है वेस्टर्न पावर्स के लिए। दूसरी बात, कोई क्लियर कॉन्डेमनेशन नहीं आया है, जबकि इतनी बार बार जो है ईरान के इस सिलसिले में जो उसका हक है उसका उल्लंघन किया जाता रहा है। अब मैं पलटता हूँ आपके पिछले सवाल की जानिब कि जिसमें आपने पूछा कि क्या ईरान एटमी हथियार बनाएगा, और मैंने ये कहा कि मेरा ये अनुमान है, मेरा ये विश्लेषण है कि वो नहीं बनाएगा दोबारा, वो इस हथियार को बनाने की कोशिश नहीं करेगा। उसकी चंद वजह है। सबसे बड़ी वजह जो बताई गई है और हम ये कई दशकों से सुन रहे हैं कि एटमी हथियार बनाना इसलिए लाजमी है ताकि इसके बनाने से डेटरेंस हासिल हो जाए, ये इंग्लिश का वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन ईरान भी देख रहा है, हम सब देख रहे हैं कि आपके पास हो सकता है बहुत सारे एटमी हथियार हों जैसे कि इसराइल के पास हैं, और आपकी बैकिंग करने वाले दुनिया का सबसे खौफनाक एटमी ताकत हो यानी अमेरिका, और साथ में 2 उसके छोटे जूनियर पार्टनर फ्रांस और यूके, जो कि बराह रास्त इन झड़पों में, उन जंगों में शरीक हैं, अब उनके मिलिट्री एसेट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ये सब साथ में एक तरफ हो सकते हैं, लेकिन एक गैर एटमी मुल्क ईरान जैसा 1000 से ज़्यादा मिसाइलें और ड्रोन बरसा सकता है इस मुल्क पर, और वो डेटरेंस हासिल नहीं होती है। तो वो जो चीज़ हमको बताई गई थी कि न्यूक्लियर वेपन्स आपको गारंटी डेटरेंस देते हैं न्यूक्लियर पावर्स के खिलाफ, तो नॉन न्यूक्लियर पावर के खिलाफ भी कोई डेटरेंस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। इसी तरह से हम देखें रशिया को, कितना इतना बड़ा हुआ एटॉमिक पावर है, जौहरी वो ताकत है, लेकिन उसके बावजूद कितने उसके लिए मिलिट्री प्रॉब्लम्स है। हर हफ्ते मॉस्को में आकर ड्रोन्स के जरिए हमला होता है, वो डेटरेंस है नहीं। तो ये एक बड़ी वजह है कि वो नहीं बढ़ेगा इसकी तरफ, क्योंकि जब बिना वो रुके हथियार तो फायदा नहीं है इसका, आप ये कह रहे हैं दोनों हालत में एक ही जैसी स्थिति है। अब अगला सवाल, मॉस्को में आकर ड्रोन्स के जरिए हमला होता है, वो डेटरेंस है नहीं। तो ये एक बड़ी वजह है कि वो नहीं बढ़ेगा इसकी तरफ। अगर उसने ये बना लिया तो जो दुनिया में कई सदियों से जो इस्लामोफोबिया का एक बेस कायम किया गया, और इसे एक हकीकत है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो ईरान के लिए नए मुश्किलात को खड़ा करेगा। लेकिन एक लेकिन और भी वजह पाकिस्तान है तो कि है, मेरा मानना है कि वो उसकी जानिब नहीं बढ़ेगा, और वो पाकिस्तान तो मुस्लिम देश है और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि ईरान कोई पहला मुस्लिम देश होगा जिसके जरिए इस्लामोफोबिया फैलेगा। जी, लेकिन आप जानती हैं कि जो एक मुस्लिम देश है उसके बाद जो एक तो उसमें बहुत फ़र्क है कि ईरान के बारे में जो इस्लामोफोबिया का लेवल दुनिया में पाया जाता है, हत्ता सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव लिबरल हलकात में भी, क्योंकि कहा जाता है यहाँ मुल्लाज हैं, यहाँ पर थियोक्रेसी है, यहाँ पर धर्म और राजनीति को जोड़ा गया है, तो एक अलग ही लेवल का इस्लामोफोबिया है, सबसे पहली बात। और दूसरा, जो एक मुल्क मुसलमान मुल्क है जिसके पास है, उसके भी एटमी हथियार को लेकर जो नर्वसनेस का इजहार किया जाता है दुनिया में, वो है वैसे भी अलग ही नौइयत का है। और आपकी बात ईरान से मैं के सहमत हूँ। इस्लामोफोबिया को लेकर ईरान खासकर और पश्चिमी मीडिया के ज़रिए उनके चश्मे से जिस तरह से ईरान को देखा गया है, उतना ख़राब प्रेस पाकिस्तान को नहीं मिलता जितना कि ईरान को मिलता है, ये बात सच है। और इसमें ये भी कहना पड़ेगा कि ईरानी सरकार और ईरानी जो थियोक्रेटिक पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी भी अपनी गलतियाँ हैं, उस पर बहस किसी और रोज़। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये तस्वीरें दर्शक जो देख रहे हैं जश्न की फ़िलहाल हमारी स्क्रीन पर, ये ईरान के ज़रिए जारी की गई हैं। बड़ी खुशी की बात है, एक छोटा-सा देश जो कि बहुत सारे सैंक्शंस से, बहुत दशकों से उसको सताया गया है, उसके बावजूद उसने 2 बड़ी ताकतों को एक तरह से हम ये देखें कि उसको उसको हरा दिया और यहाँ पर जश्न हो रहा है। आपको नहीं लगता कि ये जश्न बहुत जल्दी है इस जश्न को मनाने में? क्योंकि हमें ये भी समझना होगा कि फ़िलहाल ये सीज़फायर या जिस तरह की भी जंगबंदी हो गई है, लेकिन ईरान को जितना भारी नुकसान पहुँचा है, उसके जितने बड़े-बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स की हत्या की गई है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट की, एकेडमिक्स की, इसके अलावा पहले इज़राइल के हमले में मैं उसका ज़िक्र करना चाहती हूँ, उसमें उसके बाद इस जश्न को मनाना, इसमें अलग कॉन्ट्रडिक्शन नज़र नहीं आता? जी,
इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, पिछले सवाल के ताल्लुक से एक बात रह गई, मैं उसको अपनी बात को पूरी कर लूं। और वो ये है कि एक और वजह के ईरान एटमी हथियार के तरफ नहीं बढ़ेगा सब कुछ होने के बावजूद, बल्कि इससे आगे भी, मेरा ये मानना है, आगे और भी हमलात अगर हुए तो भी नहीं बढ़ेगा। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि ईरान बुनियादी तौर पर नेशनल इंटरेस्ट के फ्रेमवर्क में नहीं देखता है, बल्कि वो एक अपने आप को एक सिविलाइजेशनल मिशन और हदफ और मकसद के तहत देखता है कि जिसमें उसको मुकाबला करना है उन जहनीतों का कि जो कहती हैं कि आपके पास एटमी हथियार होना चाहिए और जब चाहे आप उसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगस्त 1945 में सिविलियन पॉपुलेशन पर अमेरिका ने यूज़ किया। ये बात पूरी हो कि मैं आपके इस सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ, और वो ये कि ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है, ये क्या जल्दी तो नहीं है, क्या ये नामुनासिब तो नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ईरानी इस्टेब्लिशमेंट और पब्लिक के हिसाब से अभी सीज़ फायर हासिल नहीं हुई है। सीज़ फायर तब होती है कि जब दो तरफ के दरमियान कोई गुफ्तगू हो, बातचीत हो, शर्तें रखी जाए, मानी जाए, मनवाई जाए। जैसे कितने अरसे से कोशिश हो रही है हमास और इसराइल के दरमियान इस काम को अंजाम देने की, लेकिन इसराइल उसको होने नहीं दे रहा है। वहाँ पर कागजात पर ड्राफ्ट्स हैं, मुसव्वदे हैं, वो रद्द-ओ-बदल हो रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, तब होती है कोई सीज़ फायर। यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। तो सीज़ फायर नहीं है। यहाँ के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं, इस लफ्ज़ के इस्तेमाल को, इस शब्द के प्रयोग से परहेज़ किया जा रहा है, क्योंकि है भी नहीं। और यहाँ पर यह अंदाज़ा है कि दोबारा से ये मिसाइलों का चलना और ये लड़ाई का सिलसिला किसी भी लम्हा शुरू हो सकता है चंद दिनों में ही दोबारा शुरू हो जाए। लेकिन जिस चीज़ की लेकिन अमेरिका, जी आकिब साहब, लेकिन अमेरिका ने तो बातचीत की पेशकश की है कि हम फिर से बातचीत की टेबल पे आना चाहते हैं। जी हाँ, बातचीत की पेशकश की है, लेकिन अभी कोई बातचीत हुई नहीं है। बातचीत होगी तब सीज़ फायर की बात हो सकती है, और इसकी उम्मीद पहले के मुकाबले में अब बढ़ गई है कि अब हकीकत में और वास्तव में हकीकी नेगोशिएशंस हो सकेंगे, क्योंकि शायद इस तरह से मुंह की खाने के बाद उम्मीद की जा सकती है, अलबत्ता यकीन नहीं किया जा सकता, उम्मीद कुछ हद तक की जा सकती है कि शायद अमेरिका पहली बार गुड फेथ में नेगोशिएशन करने के लिए मजबूर हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती इस बारे में। तो फिर आखिर जश्न किस बात का? जश्न किस बात का? जश्न इस बात का क्योंकि ये जंग अभी जारी है, लेकिन ये जंग जो है वो कदम ब कदम तदरीजी तौर पर आगे बढ़ेगी। इस झड़प में ईरान का ये मानना है, और बल्कि मेरा मानना है दुनिया के अक्सर लोगों का और ताकतों का और विश्लेषणकारों का ये मानना है कि ईरान का इसमें पलड़ा भारी रहा और उसको जीत हासिल हुई है। तो इसके लिए जश्न मना रहे हैं। और जो आपने एक अहम सवाल पूछा कि इतने कमांडर मारे गए, कमांडर के अलावा मैं ये भी इजाफा कर दूं कि 600 से ज़्यादा यहाँ पर से आम नागरिक भी इसमें शहीद हुए हैं। 500 से ज़्यादा घरों को यहाँ पर नुकसान पहुँचा है, 7 अस्पतालों को यहाँ पर नुकसान पहुँचा है, वगैरह वगैरह, ये सब हुआ है। तो इसके बावजूद जश्न क्यों मनाया जा रहा है? मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज रात से यहाँ पर मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है। तो इससे यहाँ की मानसिकता, यहाँ के लोगों की मानसिकता की तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूँ कि जो करबला के नैरेटिव के तहत जो सोसाइटी कायम होती है, वो जीत और हार को उस मटीरियल पैराए में और फ्रेमवर्क में, पैराडाइम में नहीं देखती जैसे दुनिया की बहुत सारी कौमें देखती हैं। इज्जत का मामला सबसे अहम है, और क्योंकि करबला के पैगाम में हैहात मिन्नत ज़िल्ला का नारा है कि कभी भी ज़िल्लत हमारे नज़दीक नहीं आ सकती। ईरानी इस वक्त महसूस कर रहे हैं जैसे कि आज की रात से मुहर्रम और करबला का सब सिलसिला वो शुरू होने जा रहा है इस सोसाइटी में, बल्कि दुनिया भर के तमाम मुस्लिम और स्पेशली शिया सोसाइटीज़ में। इसलिए उनको मुकम्मल इस वक्त कॉन्फिडेंस और जीत और इज़्ज़त और सरबुलंदी का एहसास है, और इसका वो जश्न मना रहे हैं। दरहाल ही के वो साथ ही में सतर्क हैं और आमादा हैं कि कभी भी ये दोबारा से ये सिलसिला शुरू हो सकता है। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। आपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट देते हुए इसको बताने की कोशिश की कि ये कोई पॉलिटिकल असर्शन नहीं या कोई सरकारी जश्न नहीं, ये एक समाजी और इस तरह से इसमें पूरी एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी आपने बताई, अच्छी बात है। अब आखिरी सवाल और बहुत ज़रूरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, फ़िलिस्तीन को लेकर। इस पूरे खित्ते में अगर बहुत ही खुले तौर पर असर्टिव तरीके से अगर कोई एक ऐसा देश है जो लगातार फ़िलिस्तीन की तरफदारी करता रहा है, वो ईरान है। हमने देखा है कि ईरान इस पूरे हमले में हिज़्बुल्लाह और हमास, ये दोनों ऐसे संगठन हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, या हमें सुनने में नहीं मिला कि किसी हमले में इनका ईरान का साथ दिया हो। शायद इसके पीछे वजह ये हो सकती है कि इन दोनों को बहुत कमज़ोर कर दिया गया है पिछले 2 साल के दौरान। मुझे ये बताइए कि फ़िलिस्तीन का अब क्या होगा? पिछले 12 दिनों के दौरान जब ये पूरी जंग चली, ये पूरे 2 हफ्ते में 800 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी नागरिकों की हत्या कर दी गई, और ये
शुरू जो हम जिसे कहते हैं टॉप 3 हेडलाइंस भी नहीं बन पाई। इतनी कम हो चुकी है फ़िलिस्तीनी के जान की कीमत कि सैकड़ों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, कभी खाना लेते हुए, कभी राशन लेते हुए, कभी यूं ही, कभी अस्पतालों में, कभी स्कूल में, कभी सड़क पर, मासूम बच्चे, तमाम जो इनोसेंट लोग हैं। ऐसे में अब ईरान का रुख फ़िलिस्तीन को लेकर क्या रहेगा? जी, आपकी बात और सवाल एकदम बजा है कि जो गज़ा के ख़ासकर हालात हैं वो ऐसे हैं कि अब ये जो सारे ये शब्द हैं जेनोसाइड और नरसंहार वगैरह, ये सब छोटे हो गए उन जुल्म के, उन मज़ालिम के मुकाबले में जो वहाँ पर हर दिन जो है ढाए जा रहे हैं। तो और ये बात सही है आपकी। ये जो जंग, ये जो झड़प हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान, बुनियादी तौर पर देखिए, अमेरिका वैसे ऑफिशियली तो 22 जून को इसमें एंटर हुआ, लेकिन दर हकीकत हम लोग जानते हैं कि 13 जून से जो इसराइल का भी हमला है वो दर हकीकत इसराइल जो है वो एक एक्सटेंशन है अमेरिका का इस पूरे वेस्ट एशियन रीजन में, जो उनका साम्राज्य, जो उनका प्रोजेक्ट है उसके तहत। तो ये जो अमेरिका से बुनियादी तौर पर ईरान की ये झड़प हुई है, ये एक तरह से एक एक्सटेंशन है उसी फ़िलिस्तीन की जंग का। असली तरीन मुद्दा इस सब के पीछे इस वक्त वही बना हुआ है। तो इसमें क्योंकि ईरान को इस वक्त एक वाज़ेह और स्पष्ट तौर पर जीत हासिल हुई है, तो ईरान के जहाँ जहाँ पर एलाइज़ हैं उनको भी उसी एतबार से जीत हासिल होगी, यानी उनकी जीत नज़दीक आई। कब होगी, कैसे होगी, इसका बहुत ही तफसील से और विस्तार से अंदाज़ा लगाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ईरान के लेकिन जो ईरान की हमेशा से कोशिश है, अगर ईरान का बस चले तो ईरान जो असलहा और जो उसके पास हथियार हैं वो पहुंचाना चाहता है, बड़े स्पष्ट तौर पर कहता है वो पहुंचाना चाहता है गज़ा तक उन हथियार को। मुश्किल ये है कि गज़ा के साथ उसका कोई ऐसा लैंड बॉर्डर नहीं बन पा रहा है कि जिसके ज़रिए वो पहुंचा सके। जिनका लैंड बॉर्डर बन रहा है, जिन मुसलमान देशों का, बड़े अफसोस की बात है कि वो अपनी वो भूमिका नहीं निभा रहे हैं कि जो उन्हें निभानी चाहिए है, और इसकी बाद में उनको कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। तो इस झड़प में कि जिसमें ईरान का पलड़ा भारी हुआ है, जीता है, यकीनन इससे गज़ा वालों की जीत और नज़दीक आ गई है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमास के बड़े बड़े कमांडर्स ने जो पैगाम भेजा है, मुबारकबाद के पैगाम भेजे ईरान को, और उम्मीद का इजहार किया है उन पैगाम में, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। लेकिन ये कब और कैसे होगी इसका अनुमान लगाना मेरे लिए अभी संभव नहीं है, लेकिन मेरी उम्मीद में बहुत इजाफा हो गया है इस जीत के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।